नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, जो डेली आपको 10 प्रश्न आपको रिवीजन कराया जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हम रोज़ाना की तरह आज भी अपनी वही क्लास लेके चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि डेली ये क्लासेस आपको रिवीजन बेसिस पे मिलती हैं और आपको रिवीजन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आपकी क्लास 15 से 20 मिनट में आपकी पूरी क्लास का रिवीजन करा दिया जाता है। और आप गौरव सर से एक बार क्लास देखें और आराम से उसे 2x की स्पीड पे या नॉर्मल पे देखना चाहें वो देखें। उसके बाद आपको नोट्स बनाने का झंझट नहीं है, क्योंकि नोट्स मैं आपको खुद हैंड राइटिंग के माध्यम से आपको देता ही हूँ डेली रिवीजन के लिए। और रिवीजन भी आपका बहुत बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा कल कैसा होगा वो हमारा आज निर्धारित करता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि हमारा कल कैसा होगा वो हमारा आज निर्धारित करता है। हम आज क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है हमारा कल। जो हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। वो कल कभी आता ही नहीं है। हमारा आज निर्धारित करेगा कि हम हमारा कल कैसा होगा। तो इसलिए कबीर जी का जो दोहा है ना कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। वो हकीकत बात है। जो भी करना हो आज से अभी से स्टार्ट करो। जब आपके दिमाग में ये लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, फिर सोचते हो कल करेंगे, ये मन बहुत चंचल होता है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कल के चक्कर में नहीं रहना। जो भी करना है आज से शुरुआत करनी है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 29 जुलाई का आज हम रिवीजन करेंगे। पहला आपका प्रश्न है कि किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। इसका अनावरण बेटा किया है तुर्की ने। किसने किया है? इसका अनावरण किया है तुर्की ने। तुर्की की जो कैपिटल है वो आप याद रखना कि अंकारा इसकी कैपिटल है। और इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहते हैं। ये आपको याद रखनी है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तुर्की की कैपिटल अंकारा है। और इस तुर्की ने तैफून ब्लॉक 4 बैलिस्टिक, जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लें। हाँ, ये ठीक है। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहाँ स्थित है? तो ये वोनगोलू झील है जो तुर्की में स्थित है। यानी विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील आपकी वोनगोलू झील है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपकी तुर्की में स्थित है। आगे बात करें, भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो ये आपकी यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होगी, इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी, जिसने भारत में अपना परिसर प्रारंभ किया है। आगे बात करें आपसे, 87वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो हरिकृष्णन 87वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। फिडे महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका जॉर्जिया में आयोजन हुआ है, फिडे महिला विश्व कप 2025 का। 100% ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो फाइनल मैच है वो किसके बीच हुआ? दिव्या देशमुख वर्सेस कोनेरू हम्पी के बीच फाइनल मैच हुआ है। और इसमें जो विजेता हैं वो हमारी दिव्या देशमुख इसमें विजेता बनी हैं। दिव्या देशमुख विजेता बनी हैं। और ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि इतिहास की पहली भारतीय महिला विजेता बनी है। यानी अब तक किसी ने भारत में महिला वर्ग में ये खिताब नहीं जीता था, जो दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। यहां तक आपको कोई समस्या?
अगले प्रश्न की बात करें कि मृत घोषित याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है और इसे मृत घोषित कर दिया है, किसे, याला ग्लेशियर को। आगे बात करें 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन आपका उत्तराखंड में किया गया है 12 साल बाद। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं, तो इसमें भारतीय दल ने कुल 12 पदक जीते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है और इसका ये 32वां संस्करण है। इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है और ये 32वां संस्करण है। जो भारत ने 12 पदक जीते उसमें 2 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं और 5 ही ब्रॉन्ज जीते हैं। बात करें अगर हम गोल्ड की, तो परनीत और कुशल ने गोल्ड जीता है और एक साहिल यादव ने गोल्ड जीता है और ये तीरंदाजी में ही दोनों गोल्ड जीते हैं भारत ने। क्लियर। अगले की हम आपसे बात करें कि इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 20वीं इसमें भारत की रैंक है और इसमें टॉप पर कौन आया है, तो टॉप पर इसमें जापान आया, यानी प्रथम रैंक इसमें जापान की है, भारत की रैंक इसमें 20। अगले की बात करें कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, तो ये आपका USA में हुआ है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। अगले प्रश्न की बात करें कि सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये हर साल फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखना कि ये फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर। अगले पे चलें, भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का पहला सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है चेन्नई में। बात करें हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना की है। ठीक है, हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। और बात करें इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की, तो ये इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में स्थित है। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है, तो इनका निधन आपका पुणे में हुआ है, डॉक्टर जयंत नार्लिकर का। आगे की जैसे बात करें कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन आया, तो इसमें मणिपुर आपका प्रथम स्थान पे आया है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन आपका बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है बिहार में। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके जॉय रूट। जॉय रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। बात करें भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इस संगठन का मुख्यालय आपका टोक्यो में। एशियाई उत्पादकता जो संगठन है इसका मुख्यालय टोक्यो में है, ये याद रखना। और इसके लिए भारत, ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो भारत है वो 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर। अगले की बात करें, PM मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है, तो ये आपका राजस्थान से किया है 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल है देश का पहला राज्य। आगे आपसे बात करें कि किसने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है, तो ये की है आपकी नालसा। बात करें नालसा की स्थापना की, तो नालसा की स्थापना 1987 में होती है। और नालसा के मुख्य संरक्षक की अगर हम बात करें
तो वो हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के आपके मुख्य संरक्षक होते हैं। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? तो ये चेतेश्वर पुजारा से ये संबंधित है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला किसने लॉन्च की? तो ये आपकी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। कौन सी? महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। क्लियर यहां तक। अगले की बात करें, इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो ये आपका 2025 को इसरो ने गगनयान वर्ष घोषित किया है। अगले प्रश्न पे चलें, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की निदेशक कौन बनी है? तो वो आपकी अनुराधा ठाकुर आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की निदेशक बनी हैं। बात करें इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। ये प्रश्न आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो वो है आपकी उमा कांजीलाल। वहीं संसद टीवी का सीईओ आपसे पूछे तो उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। फिर पूछ ले गिफ्ट सिटी का सीईओ कौन है? तो आप बोलेंगे कि संजय कौल गिफ्ट सिटी के सीईओ बने हैं। वहीं AI 3D कॉरिडोर संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है गूगल ने। याद करने का मैं तरीका बताऊं, बस इतना याद रखना कि प्लेटफॉर्म बीम से आप गूगल याद रखना, आपका प्रश्न एग्जाम में सही हो जाएगा। AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है गूगल। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका जम्मू कश्मीर से है। ऑपरेशन महादेव का लश्कर ए तैयब के 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है इस ऑपरेशन के तहत। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन महादेव का संबंध आपका जम्मू कश्मीर से है। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान मिला है भारतीय निशानेबाजी दल को। कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान मिला है। आगे बात करें, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है, जो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है। जहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, NCERT ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये NCERT ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर इन दोनों को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। ये प्रश्न 100% छपेगा एग्जाम में, इसको अच्छे से याद कर। आगे बात करें कि NCERT की स्थापना कब हुई है? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी NCERT की। बात करें किलौआ ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है यह कहाँ स्थित है? किलौआ ज्वालामुखी USA में हवाई द्वीप पे स्थित है। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये आपका कर्नाटक में प्रारंभ होगा। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का प्रारंभ कर्नाटक में करने वाले। आगे बात करें, PM मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया है? तो ये आपका सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया है। किसने? तो वो PM मोदी ने किया है। आगे आपसे बात करें, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका रव अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कौन सा है? रव अल खाली मरुस्थल है। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास।
आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास बेहतरीन तरीके से समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आज पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाएगी। लाइट ना आने की वजह से टैब भी मेरा डाउन होने वाला है। बस आपकी ये करंट की क्लास जैसे तैसे रिकॉर्ड हो पाई है, तो इसलिए मैं आपसे आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पॉलिटी की क्लास कल आपके विधिवत समय पे होगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।